बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडल्ट वेबसाइट और एडल्ट कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं और ज़िंदगी में एक ना एक बार तो आपने भी ये वेबसाइट ज़रूर विजिट की होंगी। नहीं की डाटा ये दिखाता है कि दुनिया की टॉप एडल्ट वेबसाइट्स पर हर महीने 13 अरब विजिट्स होते हैं और दूसरी टॉप वेबसाइट पर 9 अरब विजिट होते हैं। आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ज़िंदगी में एक ना एक बार तो सबने ये वेबसाइट ज़रूर विजिट की होंगी। आज के वक्त में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब हर एक सेकंड में तकरीबन 28,000 यूज़र्स एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, लेकिन हर एक सेकंड में इस कंटेंट पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ इंटरनेट पर। आज इंटरनेट पर 4 मिलियन से भी ज़्यादा एडल्ट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि पूरे इंटरनेट का तकरीबन 12% कवर करती हैं और वो अपनी शिनाख्त को भी बहुत ज़्यादा खुफिया रखना पसंद करती हैं। आज हम इस पूरे एम्पायर को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि जो 5 सेकंड का प्लेजर सबको मिलता है, इसकी क्या कीमत होती है, इंडस्ट्री के बैक एंड में क्या चलता है और इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लोगों को कुर्बानी देना पड़ती है और साथ ही आपके ज़हन पर इसका क्या असर पड़ता है। इब्तदाई 2000 की दहाई में जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम नहीं था, तब लोग एडल्ट कंटेंट देखने के लिए सीडीज या डीवीडीज का इस्तेमाल करते थे। अब चाहे वो मूवीज, टीवी शोज या फिर एडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो, उस वक्त एडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी टॉप पर थी जो डीवीडीज के जरिए इस कंटेंट को बेचती थी। वो थी व्यूड एंटरटेनमेंट, जिसका सालाना रेवेन्यू उस वक्त तकरीबन $100 मिलियन था। लेकिन फिर साल ब साल इंटरनेट मेन स्ट्रीम होने लगा और यूट्यूब और वेमो जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुए। फिर 2005 से 2008 तक डीवीडीज की फरोख्त में तकरीबन 86% तक कमी हो गई। मैट केजर, स्टीफन मानवेस, फेरेस एंटोन और वसीम यूसुफ साल 2004 में ये 4 लोग एक ग्रुप की शक्ल में इंटरनेट पर पैसा कमाने के लिए मुख्तलिफ निशेज़ में वेबसाइट बनाते हैं और इसी दौरान उन्होंने कुछ एडल्ट वेबसाइट भी बनाई और उन्हें 2 सेगमेंट में तकसीम किया। पहला पे टू वॉच और दूसरा ट्यूब साइट यानी फ्री टू वॉच। अब ट्यूब साइट का पूरा आइडिया यूट्यूब से कॉपी किया गया था। बुनियादी तौर पर ट्यूब साइट एडल्ट कंटेंट के लिए एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और यूट्यूब नॉन एक्सप्लिसिट और सादा कंटेंट के लिए, हत्ता कि इनका नाम भी यूट्यूब से मुतासिर था, जैसे रेड ट्यूब, यू पोर्न वगैरह। लेकिन ट्यूब साइट्स पर सिर्फ री अपलोड कंटेंट दस्तयाब था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी कॉपीराइट मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसी मसले को हल करने के लिए इन चारों ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम रखा था ब्रीजर्स। बुनियादी तौर पर ये एक हॉलीवुड जैसी प्रोडक्शन कंपनी थी, लेकिन एडल्ट फिल्मों के लिए थी। अब ट्यूब साइट्स को बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा कामयाबी मिल गई और उन पर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होने लगा और सिर्फ साल 2007 तक ट्यूब साइट इंटरनेट को पूरी तरह से डोमिनेट करने लगे। अब ट्यूब साइट लोगों के बीच बहुत ज्यादा तेजी से मकबूल होने लगी और साथ ही ट्यूब साइट को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही थी। तो अब इन चारों ने कारोबार को खुफिया रखने के लिए और कानूनी मसाइल से बचने के लिए एक पेरेंट कंपनी कायम की जिसका नाम था मैनविन और अपनी सारी एडल्ट वेबसाइट को मैनविन के मातहत कर दिया। लेकिन फिर भी साल 2010 में कुछ दाखिली तनाज़ात के बायस उन्हें अपनी सारी एडल्ट वेबसाइट बेचनी पड़ी और उन्हें खरीदा फैबियन थिलमैन ने। फैबियन मैनसेफ कंपनी का मालिक था, जिसके तहत प्ले बॉयज और वेबकैम जैसी और भी बहुत सारी एडल्ट वेबसाइट आती थी और अब उसके पास पॉर्नहब, ब्रेजर्स और बाकी ट्यूब साइट्स भी आ चुकी थी। यानी कि दुनिया में जितना भी एडल्ट कंटेंट अपलोड होगा उसका सिर्फ एक ही मालिक था, फैबियन थिलमैन। प्रोफेशन के एतबार से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएटेड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया था। जो सॉफ्टवेयर ये ट्रैक करता था कि कितने यूजर्स ने वेबसाइट के एड्स को और बैनर पर क्लिक किया है और उसकी बुनियाद पर कमीशन का हिसाब करता था। इसी सॉफ्टवेयर से कमाए गए पैसों से फैबियन थिलमैन ने सारी एडल्ट वेबसाइट्स को खरीदना शुरू कर दिया। 2006 में उसने प्ले बॉय के हुकूक खरीदे और फिर 2010 में पॉर्नहब और बाकी ट्यूब साइट को एक्वायर कर लिया। फैबियन एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था, तो अब उसकी मलकियत में पॉर्नहब और भी तेजी से बढ़ने लगा और उसमें मेजर इन्वेस्टर थे जेपी मॉर्गन चेस और कार्नियल इवेंट्स वगैरह। फिर 2012 में फैबियन ने मैनविन और मैनसेफ दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई माइंड गिग के नाम से। अब जितनी भी एडल्ट वेबसाइट हों या उनका प्रोडक्शन हो, वो सब एक कंपनी के हाथ में था जिसका नाम था माइंड गिग। लेकिन ये कंपनी खुफिया तौर पर सारा एडल्ट कंटेंट कंट्रोल करती थी और खुद को सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरह पेश करती थी। अपनी सारी साइट्स को मिलाकर मौजूदा वक्त में इनके पास तकरीबन 170 साल तक का कंटेंट है। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा हेडलाइंस या खबरें देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा खुफिया रहना पसंद करती है और ये काफी शेडी भी है। हमें सिर्फ चंद आखिरी मिनट्स का कंटेंट देखने को मिलता है जिसे लोग अपनी लज्जत, नफसानी और जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के मुताबिक ये अब तक की सबसे बदतरीन और जवाल पजीर इंडस्ट्री है काम करने के लिए। सबसे पहले मशहूर वेबसाइट पर इंसानी स्मगलिंग के जरिए मुनाफा कमाने का इल्जाम भी लग चुका है और खास तौर पर साल 2024 में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री एक काफी अजीब साल रहा है इसके लिए, जहां बहुत सारे फिल्म स्टार्स पुरस्कार तौर पर गायब हो चुके हैं। अब इंडस्ट्री के कुछ जाने माने नाम जैसे कि सोफिया लियोन जिसकी मौत 26 साल की उम्र में हो गई थी
اور اس کا سبب تھا انڈسٹری سے ہونے والا استحصال، اور کچھ ذرائع کے مطابق ان کی موت کی وجہ ڈرگ اوور ڈوز تھی۔ ایملی ولیمز کے بارے میں بھی یہی خبریں ہیں، اور ٹیانا فیلڈز نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ڈرگ اوور ڈوز اور ذہنی اذیت کے باعث۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں کس طرح کی اذیت اور استحصال کی بات ہو رہی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایڈلٹ فلم انڈسٹری کام کرنے کے لیے کتنی زیادہ غلیظ ہوگی، وہاں کوئی بھی پازیٹیو چیزیں تو ہو نہیں رہی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انڈسٹری اتنی بدنام اور ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ آج کے دن میں آپ اس کنٹینٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کنٹینٹ فری اور آسانی سے دستیاب ہونا چاہیے، یا پھر اسے کسی طرح سے ریگولیٹ کرنا اور کنٹرول کرنا چاہیے؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔